नमस्कार, जॉब मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलिया। लोन लेना इस महंगाई के जमाने में सभी के लिए जरूरत बन गया है। ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा उठाने के लिए हर चीज अब EMI पर मिल रही है और बैंकर्स खासकर रिटेल लोन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के ऑफर्स भी दे रहे हैं। किसी की प्रोसेसिंग फीस घट गई है तो कोई बेस रेट पर होम लोन दे रहा है। कैसे चुने सबसे सस्ता लोन और लोन लेने से पहले किन बातों का रखे ध्यान, कैसे घटाए लोन का बोझ, इन्हीं सब बातों पर हम आज करेंगे योर मनी में चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि खुद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने हाल ही में आवास संपादक संजय पुगलिया को दिए इंटरव्यू में कंज्यूमर को खर्च करने की सलाह दी थी। दरअसल वित्त मंत्रालय ने ही सरकारी बैंकों से फेस्टिवल सीजन में सस्ता लोन देने का निर्देश दिया है। चिदम्बरम ने हमारे शो खास मुलाकात में क्या कहा, आइए सुनते हैं। There are certainly green shoots, and from that I am saying I am optimistic, and I've appealed to Indian industry to share my optimism and invest. In fact, I should also appeal to consumers to share my optimism and spend. See, people must consume goods so that industry will produce the goods. Without consumption, there is no production. I think people must share the optimism that India will get back. After all, not long ago, between 2004 and 2008, when I was in this ministry, we recorded 9% growth for 3 years. I'm confident we can get back to that 9% growth. It will take some time. We have to do it step by step. But if I am confident, I want all of you to be confident. तो लोन पर इस खास चर्चा में आज मेरे साथ शामिल है अपनापैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगड़ा और बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा। आप दोनों का ही शो पर स्वागत है। तो करते हैं शुरुआत आज की चर्चा की। सपनों का आशियाना बनाने का ख्वाब हम सभी का होता है। अगर आप भी लोन लेकर घर खरीदना चाहते हैं तो लोन की अर्जी देने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लें। तो कैसे चुने बेस्ट डील? क्या इस वक्त होम लोन लेने में समझदारी होगी? लोन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर्ष, यहाँ वित्त मंत्री ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोन बांटा जाए, लेकिन अगर ग्राहक के नजरिए से समझना चाहें और खासतौर से अगर होम लोन की किसी ग्राहक के नजरिए से सोचा जाए तो क्या क्या बातें या क्या क्या रिसर्च कर लेनी चाहिए लोन लेने से पहले? तो सबसे पहले तो खासकर जो माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि आप लोन ज्यादा लीजिए, तो मेरे ख्याल से एक आम कंज्यूमर के लिए तो ये ठीक है कि दूसरे कंज्यूमर्स अगर उनको फॉलो करते तो अच्छा है। मैं उनका फायदा उठाता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ ताकि जब बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा। बिकॉज लोन आज खर्चा करने से आपकी फ्यूचर की जो आर्थिक सिस्टम है वो गड़बड़ा सकती है। अब रहा होम लोन का सवाल कि उसमें क्या देखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से होम लोन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, इनफैक्ट इवन रेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपका लेंडर फंड करेगा क्या। बिकॉज नॉर्मली आप प्रॉपर्टी चेंज नहीं करना चाहेंगे जस्ट बिकॉज आपका लेंडर अप्रूव नहीं कर रहा है। अगर कोई भी लेंडर नहीं अप्रूव कर रहा है तो फिर आप प्रॉपर्टी को देखिए, लेकिन अदरवाइज आप पहले प्रॉपर्टी सिलेक्ट किए फिर लेंडर को सिलेक्ट करिए। उसमें दो फायदे हैं, एक तो सही लेंडर आपको मिलेगा, दूसरा रेट में अगर कुछ भी गुंजाइश है तो जितनी भी उसमें स्कोप है वो इमीडिएट डिसबर्समेंट के लिए होती है। तो दो फायदे उसमें है। ठीक है। फिर कई लोगों के लिए लोन अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। तो अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर ऐसी बैंक के पास आपको जाना पड़ेगा जो आपको उतना लोन अमाउंट दे। अब होता है कई बार कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की इनकम इनफ नहीं होती, या उनकी उम्र इतनी हो गई होती है कि अब उनको 20 साल का लोन नहीं मिलेगा तो एडल्ट सन को इंक्लूड करना चाहें, तो ये हर बैंक नहीं करेगा। तो एलिजिबिलिटी भी आप देखें। ये दो चीज आपने देख ली, उसके बाद आपको मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट्स देखने चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स के बाद ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बेस रेट के कितने ऊपर हैं। तो जस्ट एग्जैक्ट रेट, और फिर अगर बेस रेट पे मिल रहा हो, एक बैंक आपको 10.25 दे रही है, उसका बेस रेट 10 है, 25 बेसिस पॉइंट ओवर रेट। एक बैंक का बेस रेट ही 10.25 है और आपको बेस रेट दे रही है, तो रेट 10.25 मिल रहा है, लेकिन जो बैंक आपको बेस रेट पे दे रही है वो बेटर है। बिल्कुल। सो आई थिंक ये दो तीन चीजों का, दूसरे चार्जेस भी होते हैं वो भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क होम लोन में नहीं पड़ता, बट ये दो तीन चीजें देखें
तो आपको अच्छा लोन मिल सकता है। तो ये तो बात हुई रिसर्च करने की लोन लेने से पहले, लेकिन अनिल जी यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे ये कि किस बैंक से, यानी सरकारी या प्राइवेट बैंक, कहाँ से लोन लेने में समझदारी होती है, चुनाव किस तरह से किया जाए? हाँ देखिए, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। आपकी ईएमआई जितनी बन रही है, क्या आप उसको आराम से दे पाएंगे और कितने साल का आपको लोन मिल रहा है, कितना आपको पैसा अपफ्रंट देना पड़ रहा है। तो ये कंडीशंस सब बैंकों की अलग अलग होती हैं। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि सरकारी बैंक है तो वो बेहतर होगा या प्राइवेट बैंक है तो बेहतर होगा। आपको ये देखना है कि आप अपनी कितना समय बाकी है आपकी अभी सर्विस में, और आपको क्या उतने समय का लोन मिल रहा है, क्योंकि जितना लंबा लोन मिलेगा उतनी आपकी जो किस्त है मासिक वो कम पड़ेगी और आपकी अफोर्डेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी आपकी मासिक आमदन है उसकी 30% से ज्यादा जो है वो ईएमआई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका बजट गड़बड़ा जाएगा और आप दूसरे जो गोल्स हैं जैसे कि रिटायरमेंट हो गए या बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ना है या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जोड़ना है, तो शायद वो कंप्रोमाइज करने पड़ जाएं। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपको कहां पे उचित पीरियड के लिए लोन मिल रहा है और ब्याज भी नेचुरली कम से कम हो और प्रोसेसिंग चार्जेस भी कम होने चाहिए। कुछ जगह प्रोसेसिंग चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देख के, और मेन जो चीज है वो ये है कि आपकी जो ईएमआई पड़ रही है क्या वो आपकी अफोर्डेबिलिटी लिमिट्स के अंदर है कि नहीं है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इससे पहले कि जब आप साइन करें किसी एग्रीमेंट के ऊपर। हर्ष, यहाँ पे होम लोन की अर्जी देने से पहले किन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है? हाँ, एज इन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आई थिंक लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिटी स्टैंडर्ड होते हैं। 3 चीजें देखती हैं। मेन है कि आपकी इनकम क्या है। तो नॉर्मल अगर नौकरी पेशा आदमी है तो इनकम उसकी क्लियर होती है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर वो अपना खुद का व्यापार करता है तब कहीं कहीं दिक्कत आती है, बिकॉज इंडिया में यह है कि अपनी एक्चुअल इनकम कोई दिखाते नहीं है जी। तो उसमें फिर आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, उनकी डिटेल्स हैं, वो आपको देना होगा। फिर पहचान के कागज हैं, आप पासपोर्ट्स है या ये सारी चीजें आपको देनी होगी, बट इम्पोर्टेंट इज इनकम डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे होम लोन तो हम सभी लेते हैं, निवेश की स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाई जानी चाहिए होम लोन लेने के लिए? मतलब पहले आपके से क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए? आपके सपनों का आशियाना, आपका जो सपना है घर खरीदने का वो पूरा हो, इसके लिए आपके पोर्टफोलियो में किस तरह की इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए उससे पहले? आइडियली आप ये पहले प्लान करें। बिल्कुल। और अगर आप पहले प्लान करेंगे तो डाउन पेमेंट का जो पैसा है वो आप पहले से बचा के रखें। अगर आपने समझो 5 साल की प्लानिंग कर ली है तो आप 5 साल तक पैसा जो है इसको एक हाइब्रिड फंड में रख सकते हैं। अगर आपका एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है तो आप बैलेंस फंड में रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो एक मंथली इनकम प्लान में रख सकते हैं जहां 70-80% डेट होगा और 15-20% 25% तक का इक्विटी होगा। और इस तरीके से आपका जो है डाउन पेमेंट जो है वो बन जाएगा। मोर इम्पोर्टेंटली ये जो पैसा आप जमा कर रहे हैं आपकी इनकम एडजस्ट हो जाती है, उसको सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, आपकी इनकम एडजस्ट हो गई। जो डाउन पेमेंट के लिए कर रहे थे वो बाद में ईएमआई में चला जाएगा। तो एक ये जो आदत पड़ जाती है आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके जो एक सपनों का आशियाना बनाने के लिए। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई होम लोन की, लेकिन क्या फ्रिज टीवी के लिए लोन लेना है सही फैसला? कंज्यूमर लोन पर क्या मिल रहे हैं ऑफर्स, ये सब आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम यहाँ कर रहे हैं सस्ते रिटेल लोन पर चर्चा और इसमें मेरा साथ दे रहे हैं अपनापैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा और बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा। आपके सपनों के आशियाने के बाद बात करते हैं बाकी बची सुख सुविधाओं की, जिनके लिए हम बात करते हैं कंज्यूमर लोन और ऑटो लोन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अनिल जी बात करते हैं कंज्यूमर लोन की। आज की तारीख में आपको लगता है हर चीज पर देखा जाए तो यहाँ पर लोन मिल रहा है, भले टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी हो, लेकिन क्या इस तरह के आइटम्स के लिए सबसे पहले यहाँ समझना जरूरी है कि क्या लोन लेना चाहिए? आप पर कहीं अतिरिक्त बोझ तो नहीं पड़ जाएगा लोन लेने पर?
देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला प्रिंसिपल है कि डेट्स को जितना कम से कम रखा जाए उतना अच्छा है। कहा जाता है कि जो डेट ट्रैप है वो डेथ ट्रैप है, तो अपने कर्ज का बोझ को कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप कर्ज ले रहे हैं कोई वेल्थ क्रिएट करने के लिए, कोई एसेट क्रिएट करने के लिए, जैसे कि पहले हमने बात की होम लोन ले रहे हैं आप, तो वो तो जायज है क्योंकि एक होम होना हर एक का अपना सपना है और बहुत जरूरी है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। लेकिन अगर आप लोन ले रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि कोई बड़ी कार लेने के लिए लोन ले रहे हैं या बड़ा टेलीविजन लेने के लिए या फ्रिज लेने के लिए, और अगर आपकी दूसरे जो गोल्स हैं उन पे आपने ध्यान नहीं दिया हुआ है, तो वो मेरे हिसाब से काफी गलत डिसीजन होगा। और ये जो कंज्यूमरिज्म की तरफ जो ज्यादा बढ़ावा है, ये अगर आप अपने आमदनी में से कर रहे हैं, आपने जोड़ा हुआ है पैसा, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उधार लेके और अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है और ये डेफिनेटली आपके दूसरे गोल्स को कंप्रोमाइज करेगा। आप आज तो एक अच्छा मोबाइल फोन या एक अच्छा टीवी फ्लॉन्ट कर सकेंगे, लेकिन कल को शायद जो दूसरे आपके इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग है या बच्चों की हायर एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं जरूर कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो लोन्स लिए जाएं वो सिर्फ एसेट्स क्रिएट करने के लिए लिए जाएं, जैसे कि ऑटो लोन अगर आपके पास कार नहीं है और होम लोन अगर आपके पास घर नहीं है। कई लोग लोन ले लेते हैं ट्रैवल करने के लिए, इंटरनेशनल छुट्टी मनाने के लिए भी लोन ले लेते हैं ईएमआई पे, या मोबाइल फोन एक बढ़िया सा देख के स्मार्टफोन उसके लिए लोन ले लेते हैं। तो वो जो है वो एक तरह से डेट ट्रैप में फंसने वाली बात है, उससे दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हर्ष, जैसे कि यहाँ पर निजी ने कहा कि चलन इतना ज्यादा बढ़ गया है, ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर चीज के लिए यहाँ पर लोन मिल रहा है, तो ऐसे में अगर किसी को कंज्यूमर लोन लेना ही है तो किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? हो सके तो और किसी को कह दें लोन लेने के लिए, खुद ना लें। मैं एकदम अनिल जी की बात से कंप्लीटली सहमत हूँ। लेकिन अगर लेना ही है तो पहली बात तो कम से कम वक्त के लिए लें ताकि उसको जल्दी से चुका दें। बिल्कुल। और आपके बजट पे बोझ ना बने। और अब ये जो है, अब आरबीआई की ये जो नई रेगुलेशन आई है, उससे कम से कम बैंकों में जो ये सो कॉल्ड सस्ता लोन, जिसमें डिस्काउंट को एज अ इंटरेस्ट रेट रिडक्शन या 0% बोल के दिया जा रहा था, टाई अप करके दिया जा रहा है, वो तो अब काफी कम हो गया है, ऑलमोस्ट रहा नहीं मार्केट में। तो मेन चीज आई थिंक, अगर आप लोन ले रहे हैं स्पेशली कंज्यूमर गुड्स के लिए, तो इंटरेस्ट रेट भी आपको बताया जाएगा, पूछिए रिड्यूसिंग रेट क्या है इंटरेस्ट की और प्रोसेसिंग फीस कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज ध्यान रखिए कि कंज्यूमर लोन जब आप ले रहे हैं उसमें प्री पेमेंट चार्ज अगर आपको समय से पहले देना है तो आपको 5-6% प्री पेमेंट चार्ज लगता है। तो वो जरा ध्यान रखिए, जितने वक्त की जरूरत है उतने का ही लोन लें, हो सके उसको उतना जल्दी चुका दें। बिल्कुल। एडवाइजेबल तो यही है कि कंज्यूमर लोन ना ले। लेकिन जैसे कि अनिल जी, एसेट क्रिएशन के लिए लोन लेना चाहिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, तो अगर गाड़ी के लिए किसी को लोन लेना हो तो बेस्ट डील का चुनाव किस तरह से किया जाए? देखिए, अगर आपने गाड़ी के लिए लोन लेना है तो पहले तो आप देखें कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और जैसे कि पहला रूल सबको याद रखना चाहिए कि आपकी जितनी भी आमदन है उसमें से आप पहले पैसा बचाएं जो कि आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, और फिर बाकी जो बचता है वो खर्च करें, ना कि उल्टा करें। काफी लोग जो है वो पहले खर्च करते हैं, फिर थोड़ा बहुत बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो ना सही। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले आप अपनी ये निकालें कि कितनी ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं, उसी हिसाब से फिर आप कार का चुनाव करें कि आप सेडान लेना चाहते हैं या मिनी कार लेना चाहते हैं, या 8 लाख वाली कार हो या 10 लाख वाली कार हो, उसकी किस्त देख के। और किस्त जो है वो जैसे हर्ष जी ने कहा 3 साल से कम नहीं और 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी उसको चुकता कर पाएं। क्योंकि जल्दी से नए मॉडल आ जाते हैं और फिर आपको हो सकता है कि दिल करे कि 3-4 साल के बाद एक बड़ा कार लिया जाए, तो इसका पीरियड ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, और 3 साल से कम अगर होगा तो आपको ब्याज बहुत ज्यादा पड़ जाएगा और किस्त भी ज्यादा पड़ जाएगी। और एक रूल जो पहले मैंने बताया, मैं उसको रिपीट करता हूं कि आपकी जितनी भी टेक होम सैलरी है उसका 30% से ज्यादा ईएमआई अगर आप रखेंगे तो इसका मतलब आप ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं और फ्यूचर के गोल्स को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जो आगे जाके आप जरूर कहीं ना कहीं तंग होंगे। दूसरी बात यह कि आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको बीच में से कहीं से एकदम बोनस मिल जाए या कि इकट्ठा पैसे मिल जाए तो क्या आप लोन को वापस कर पाएंगे? क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि आप प्री पेमेंट कर पाए विदाउट मच पेनल्टी? तो अगर ये सब चीजें पहले ध्यान में रख के आप अपनी कार लोन कंपनी को चुनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो आपके लोन पोर्टफोलियो में से अब तक हमने कंज्यूमर लोन और ऑटो लोन पर भी डिस्कशन कर लिया, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पर्सनल लोन पर। आप बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम कर रहे हैं सस्ते रिटेल लोन पर चर्चा और इसे मेरा साथ दे रहे हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा और बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो आपको बिना किसी सिक्योरिटी के बिना मिलता है, तो जाहिर है इसे लेने का फैसला सोच समझकर ही करना चाहिए और इस लोन की ब्याज दरें काफी ऊंची होती हैं। तो करते हैं अब इसी पर चर्चा और किन स्थितियों में आपको लोन लेना चाहिए ये सब जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले अनिल जी, पर्सनल लोन लेने का विकल्प कब अपनाना चाहिए किसी को? देखिए, पहली बात तो पर्सनल लोन लेने का विकल्प कभी भी सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इमरजेंसी में ऐसी बात हो सकती है कि आपके सारे रास्ते रुक गए हैं और आपको और कहीं से कोई आपके लिक्विडिटी नहीं है, सेविंग बैंक में बैलेंस नहीं है, कोई बैंक एफडी नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं पड़ा हुआ है जहां से आप निकाल सकते हैं, तभी कोई इंसान पर्सनल लोन लेने की सोचेगा। लेकिन क्योंकि पर्सनल लोन के आपको एसएमएस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और लुभावने विज्ञापन दिए जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप अपने कुछ सपने पूरे कर सकते हैं कुछ ऐसे बेजरूरी खर्चे करके जिनको अवॉइड किया जा सकता है, तो आपको इस ट्रैप से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पर्सनल लोन जो है वो काफी हाई इंटरेस्ट भी दिए जाते हैं और आपको लुभाने का तरीका है, कोई फ्री लंच नहीं मिलता है, इसमें डेफिनेटली काफी ज्यादा कॉस्ट छुपी होती है जो नजर नहीं आती है और इंपल्सिव बाइंग हो जाती है। पर्सनल लोन ऐसे हो जाते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड जब मिल जाता है तो उसका कई लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और ऐसी चीजें खरीद बैठते हैं जिनकी उनको इमीडिएट जरूरत नहीं होती है और फिर अगर वो उसकी किस टाइम पे ना चुका है तो उनको काफी हाई रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि तकरीबन 3% पर मंथ भी हो जाता है, यानी कि 36% साल का। तो पर्सनल लोन मेरे हिसाब से तो अनलेस कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है कि कोई हॉस्पिटल में आपका कोई क्लोज रिलेटिव एडमिट है और आपको पैसे उसके भरने के लिए आपके पास नहीं है, तभी आप पर्सनल लोन टाइप की चीज को यूज करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज पर्सनल लोन स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल। बिल्कुल, तो यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं अनिल जी, लेकिन अगर फिर भी किसी को पर्सनल लोन लेने की जरूरत पड़ी ही है तो बेस्ट डील का फायदा कैसे उठाया जाए, यहाँ पर कैसे सिलेक्शन किया जाए पर्सनल लोन लेते वक्त? तो अगर और कोई विकल्प नहीं है और लेना ही है तो दो तीन चीजें कर सकते हैं। एक तो ये अनसिक्योर्ड लोन में ना जाएं, बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन महंगे होते हैं, समय भी लग सकता है और महंगे भी हो सकते हैं। इससे अच्छा अगर आपके पास कोई शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, ज्वेलरी है, LIC की कोई पॉलिसी है जिसपे सरेंडर वैल्यू हाई है, उस पे अगर आप लोन लेंगे वो आपको सस्ता भी मिलेगा, जल्दी भी मिलेगा और उस पे टिपिकली प्रीपेमेंट चार्ज नहीं होता। तो कई तरीकों से वो सहूलियत हो सकती है। अगर बड़ा अमाउंट है और आपको लंबे समय के लिए चाहिए, आप EMI अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग अपने एसेट्स देखिए। अगर आपके पास होम लोन है ऑलरेडी, पुराना है, तो वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ गई होगी, तो हो सकता है उस पर आपको एग्जिस्टिंग बैंक की जल्दी से टॉपअप लोन दे दे और लंबी अवधि के लिए दे दे और अच्छी ब्याज की रेट पे तो देंगे ही। तो पर्सनल लोन लेना भी पड़े तो अनसिक्योर्ड ना ले, उसको सिक्योर्ड अगर आप लेंगे तो अच्छे दरों पे मिलेगा, प्लस प्रीपेमेंट नॉर्मली चार्ज नहीं होता है उस पे और आपको सहूलियत रहती है और जल्दी भी मिल जाता है। अनिल जी, यहाँ पे आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, अगर कोई पर्सनल लोन लेने पर EMI नहीं भर पा रहा है तो अब किस तरह का विकल्प उनके पास है? देखिए, अगर EMI नहीं भर पा रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि आप पे ब्याज चढ़ना शुरू हो जाएगा और अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ऐसी सूरत में चाहिए कि अगर कोई आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आप इमीडिएटली लिक्विडेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा हो रखा है या बैंक में कोई आपने FD करा रखी है या आपका कुछ प्रोविडेंट फंड में पैसा पड़ा है, तो वहां से निकाल के आपको इस लोन को चुकता कर देना चाहिए, बजाय इसके कि आप देखते रहें और ब्याज पे ब्याज चढ़ता रहे, क्योंकि कभी ना कभी वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। और याद रखिए कि अपनी चादर देख के ही पैर पसारने चाहिए। तो लोन लेना बिल्कुल खराब बात नहीं है, लेकिन अगर लोन एक अच्छे उद्देश्य से लिया जा रहा है, एक अच्छे कॉज के लिए लिया जा रहा है, कोई वेल्थ क्रिएट करने के लिए लिया जा रहा है या कोई एक ऐसी इमरजेंसी को मीट करने के लिए लिया जा रहा है कि जब आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है तभी लोन लिया जाए। और पर्सनल एक तरफ लोन आप चुका रहे हैं, दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि एक तरफ तो आप सिप्स में पैसे जमा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, दूसरी तरफ आप लोन की EMI चुका रहे हैं, तो वो आप दोनों तरफ पर्पज आपका डिफीट हो रहा है। तो अगर पर्सनल लोन में आप फंस गए हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एनकैश करके लोन को वापस करें। बिल्कुल, तो ओवरऑल लोन लेना कोई बुरी बात तो नहीं है, लोन आप ले सकते हैं, आसानी से अवेलेबल भी है, लेकिन उसकी भरपाई करने में शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है ये बात ध्यान में रखना कि एसेट क्रिएशन के लिए आप लोन लें जब भी लें। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।